जहाज उड़ान भर चुका था। वह सीट की पुश्त से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। दिमाग में वही अल्फाज गूंज रहे थे जिनसे जान छुड़ाने के लिए वो पाकिस्तान से दुबई वापस जा रहा था और सब कुछ भुलाना चाहता था, लेकिन भुला नहीं पा रहा था। मीर अरहम शाह, एक बार उस लड़की से मिल तो लो। वो तुम्हारी बचपन की मनकूहा है। तुम उसे बिना जाने, बिना समझे, बिना मिले कैसे छोड़ सकते हो? मीर शहाब शाह की बातों की गूंज उसके जहन में बाज़गश्त बनकर गूंजी तो उसके माथे पर बल उभर आए थे। छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं मीर अरहम शाह हूँ, अपनी ज़िंदगी को अपने असूलों के मुताबिक जीने वाला, अपनी ज़िंदगी का बेताज बादशाह। वो तकब्बुर और गरूर से बोला था। फौरन जवाब आया था, हाँ, वही बादशाह जो अपनी मनकूहा को छोड़ रहा है क्योंकि बचपन के निकाह में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। वेरी गुड, मेरे पोते होने का भरम खूब निभा रहे हो, बतलखी से बोले। अरहम का लहजा सख्त था। आप जो मर्जी कह लें, मैं किसी अनजान लड़की को कभी भी नहीं अपनाऊंगा। मीर साहब गुस्से से खड़े हो गए थे और हाथ बांधे रखो। ये कौन सा तरीका है? तो साइन करवा लें तलाक के कागजों पर। कभी इनकार किया है मैंने? अरहम ने सर्द मोहरी से कहा था। उसकी बेपरवाह बात ने मीर साहब को हिला दिया था। तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? हमारे खानदान में कभी तलाक नहीं हुई जो अब होगी। उनके गुस्से में शिद्दत थी। अरहम का लहजा कदरे नरम पड़ा। बहुत से काम पहले नहीं हुए, अब हो जाएंगे दादा जान। मीर साहब की आवाज़ कड़कदार हो गई थी। ऐसा कभी नहीं होगा अरहम। मेहरमा एक सैयदजादी है। शाह खानदान में न पहले कभी तलाक हुई है न आगे होगी, और मैं ये तुम्हें कभी भी नहीं करने दूंगा। इस रिश्ते से रहीमा का नसीब भी जुड़ा हुआ है। बेहतर यही है कि रुखसती की बात करो। अरहम चौंका तो दादा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? मेहरमा अभी सिर्फ 15 साल की है और आप उसे रुखसत करने की बात कर रहे हैं। शाह खानदान में अगर तलाक नहीं होती तो क्या बच्चियों की कम उम्र में रुखसती हो जाती है? नहीं तो, लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, इसलिए ये फैसला ले रहा हूँ। आज ही कबीर शाह से बात करता हूँ कि वो अपनी बहन मेहरमा को रुखसत करने के लिए तैयारी करे और साथ ही रहीमा को भी रुखसती की। मीर साहब के ऐलान पर अरहम गुस्से से खड़ा हुआ था। इम्पॉसिबल दादा जान, रहीमा अभी 17 साल की है, अभी मैट्रिक किया है और वो डॉक्टर बनना चाहती है। आप कैसे उसे रुखसत कर सकते हैं? शहाब शाह का लहजा मजीद बुलंद हो गया। ये मर्जी मेरी है, मैं कर सकता हूँ। मैं मीर शहाब शाह हूँ, अपने फैसलों में आज़ाद, और तुम्हें मेरे फैसले मानना होंगे। उनके लहजे की सर्दी और पर अरहम पेचताब खाता रह गया था और आज वो अपने दादा को दादा नहीं बल्कि एक ज़िद्दी रईस ज़्यादा महसूस कर रहा था जिसे सिर्फ अपनी फिक्र थी, सब बाकी चाहे भाड़ में। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनके सामने खड़ा शख्स उनका पोता है, उनका अक्स, उनका कापी। एक बार जिद पर आ जाए तो कभी भी उसे हटा नहीं सकता। अरहम ने गहरा सांस लिया और जहाज़ की खिड़की से बाहर झांकने लगा, जहां बादल आंख मचोली खेल रहे थे। न जाने पीछे कितना हंगामा मच चुका होगा। ऐन शादी के दिन वो दुबई की फ़्लाइट ले चुका था, इस ख्याल के साथ कि उसके जाते ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। न मेहरमा की रुखसती होगी और ना ही रहीमा की। वो अपनी नज़र में बहुत सोच कर मनसूबा बनाकर निकला था, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि हालात इसकी प्लानिंग के उल्ट रुख इख्तियार कर लेंगे। आंखें मौत कर वो खुद मुतमईन करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिल को सुकून नहीं आ रहा था। एक बेचैनी थी जो उसके वजूद में इसराइयत कर चुकी थी। मीर अरहम शाह, तुम बुज़दिल हो। तुम पीठ दिखाकर भाग निकले। एक लड़की को रुखसत न करने की गर्ज से तुम पूरा पाकिस्तान ही छोड़ के जा रहे हो। ज़मीर के चौके मारते हुए आवाज़ उसके दिल को बेसुकून कर डाला था। वो तो पहलू बदल के रह गया। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये रुखसती नहीं ले सकता। वो अभी एक छोटी सी बच्ची है। मुझे अपने साथ एक ऐसी मैच्योर लड़की चाहिए थी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जो मेरे म्यार पर पूरी उतर सके, जैसे कि अरूसा। दुबई में उसके बिजनेस पार्टनर्स मिसिस मुनीब की छोटी बहन अरूसा, जिससे उसकी काफ़ी गुर्बत पड़ चुकी थी और अब वो उसे पसंद भी करने लगा था, मगर शादी के बारे में सोच ना सका था क्योंकि उसके बचपन का निकाह उसकी राह में एक कांटे की तरह खड़ा था। वह पाकिस्तान इसी के ख़त्म करने के लिए आया था, मगर दादा जान ने उल्टा उसी के सामने रुखसती के शोशे छोड़ दिया था। वो 2 दिन तक गुस्से में ही रहा था और अपने कमरे में बंद बस प्लानिंग ही करता रहा कि कैसे निकलना है। तभी उसे रहीमा के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी और वो उसके कमरे के पास से गुजर रहा था जब उसने सिसकियों में टूटते जुमले सुनने थे, और वजह सिर्फ ये थी कि वो पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। इस पर मीर अरहम को अपने दादा जान की हर बात और हर जिद और हर फैसला ज़बरदस्ती लगा। मीर शाह ने हर तरमीम में ये फैसला कर लिया था कि जुम्मे के दिन रुखसती होगी। किसी को ज़ुबान खोलने की जरूरत न थी। दोनों खानदान में शादी की
تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، مگر میر ارحم اپنی ہی ضد پر پکا نکلا اور پلان کے ساتھ دبئی نکل گیا۔ مہرماں تیرا دلہا بھاگ گیا ہے، یہ جملہ کیسے اس کے کان کے پردے چیر گیا تھا۔ دلہن بنی مہرماں کی آنکھیں حیرانی سے مزید پھیل گئی تھی، وہ جو اپنی نازک صورت اور دلکش حال کی وجہ سے پورے خاندان میں خوبصورتی کی پہچان سمجھی جاتی تھی، جو آج تک کسی مرد کے سامنے نہیں آئی تھی، جس کا حسن ہمیشہ پردے میں ہی چھپا رہا تھا، وہ لمحہ بھر کے لیے اس کے نصیب کو چیر گیا تھا۔ اور ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جس کے نصیب میں رخصتی ہی نہ ہو۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہی گھونگھٹ الٹ کر مہرماں نے اپنی کزن شبنم کی جانب بات سنی اور اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو شبنم، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ مہرماں کے چہرے پر بے یقینی اور حیرانی کے رنگ تھے۔ مان جا مہرماں، تیرا دلہا تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ شبنم نے اس کے کان میں جیسے زہر گھول دیا۔ وہ دونوں ہم عمر تھی، مگر دلہن اور دولہے کی باتیں شبنم کو بہت اچھی طرح سے آتی تھی۔ اتنے میں باہر میدان خانے سے شور اٹھا تھا۔ کبیر شاہ کی گونجتی آواز نے ماحول کو لرزا دیا تھا۔ مہرماں دل پر ہاتھ رکھے دروازے تک چلی آئی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے نانا جان؟ وہ کیسے جا سکتا ہے میری بہن کو یوں چھوڑ کر؟ دلہن بنا چھوڑ کے؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں صرف آپ کی خاطر یہ رخصتی کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل اس پر راضی نہیں تھا۔ میں نے آپ کا مان رکھا اور بدلے میں ملا گیا۔ کبیر کے غصے سے لفظ جر رہے تھے اور ابھی اس کے آدمیوں نے اطلاع دی کہ میر ارحم ملک چھوڑ کر دبئی کی پہلی فلائٹ سے جا چکا ہے۔ میر شہاب شاہ کا سر آج پہلی بار اپنے نواسے کے سامنے جھک گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بھگوڑا نکلے گا، شاہ خاندان کا فرد ہوتے ہوئے یوں بھاگ نکلے گا۔ تم ہی بتاؤ کبیر، میں کیا کروں؟ اور پورا خاندان اکٹھا ہے، سب کے سامنے جگہ سائی ہوگی۔ میر شہاب کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو چکے تھے، غصہ ایسا کہ جی چاہ رہا تھا کہ سامنے ہوتا تو گولی مار دیتا۔ آپ کیا اسے گولی ماریں گے؟ اسے تو میں ماروں گا، اور جو اس نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ کبیر شاہ کے دیے دبے مگر سخت لہجے میں خطرناک دھمکی تھی۔ اتنے میں جمیلہ خاتون گھبرائے ہوئے دروازے پر آئی تھی۔ بڑے شاہ جی، باہر مہمان بیٹھے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ مہرماں کی بارات کب آئے گی؟ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ بارات نہیں آئے گی خالہ بھی، وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ نکلا ہے، کبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ جواب دیا تھا خالہ جی۔ خالہ بھی کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اب کیا ہوگا بڑے شاہ جی؟ میری مہرماں کا کیا ہوگا؟ میر شہاب شاہ سخت کرم میں مبتلا تھے۔ کبیر، بدلہ لے لو اس سے، جیسے اس نے کیا ہے تم بھی ویسا ہی کر لو، رحیمہ کو رخصت نہ ہونے دو۔ میر شہاب نے دل پر پتھر رکھ کے کہا تھا۔ کبیر شاہ کا اندر کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ نانا جان، میں آپ کے پوتے جیسا بے غیرت نہیں ہوں، رحیمہ میری منقوہ ہے، مر جاؤں گا مگر اسے خود سے الگ نہیں کروں گا، آج ہی اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ اپنے گھر لاؤں گا۔ اور مہرماں، اس کی رخصتی اب وہ چاہے آ کر پاؤں میں گر بھی پڑے تو میں اپنی بہن کو اسے کبھی بھی نہیں دوں گا۔ کبیر شاہ نے فیصلہ کیا تھا، وہ ویسا ہی تھا، غصے کا تیز، سوچ بچار سے دور بھاگنے والا، مگر فیصلے ڈنکے کی چوٹ پر کرنے والا۔ وہ پورے خاندان میں اپنے مزاج کی سختی اور غصے کی وجہ سے ہی مشہور تھا، اور اس دن اس نے اپنی زبان کا پاس رکھا تھا۔ رحیمہ کی رخصتی اسی روز ہو گئی تھی۔ خاندان والوں نے مہرماں کی رخصتی نہ ہونے پر طرح طرح کی چمک گوئیاں کی تھی، مگر بڑے شاہ کے سامنے کوئی زبان کھولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ رحیمہ آنسو بہاتے ہوئے ہاتھوں کے ٹوٹے شیشے دل میں لیے کبیر شاہ کے ساتھ رخصت ہو کر کبیر ہاؤس آ گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں امید کے سارے دیے بجھ چکے تھے اور دل کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ ابھی تو اس نے کالج میں داخلہ لیا تھا، جبکہ مہرماں میٹرک کے پیپر سے فارغ ہو چکی تھی۔ مہرماں کو بڑائی سے زیادہ شادی کے خواب عزیز تھے، اور مہندی لگانا، نئے نئے کپڑے پہننا اور دلہن بننا، ان سب کا شوق اسے شدت سے تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس کے نصیب میں ڈیروں پڑھائی لکھتی گئی تھی، اور اسی لیے اس کی رخصتی رک گئی، اور اپنے دل کی آنسو اندر ہی اندر اتارتی اپنی بھابھی کے گلے دل سے استقبال کر رہی تھی، جو گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ کبیر شاہ نے کبھی رسومات سے منع کر دیا تھا، اور رحیمہ کو رخصت کر کے سیدھا کمرے کی جانب بھیج چکے تھے، اور اسی دوران وہ فون پر اپنے ایک قریبی دوست ضمیر سے رابطے میں تھا، جو دبئی میں
मुकीम था। कबीर शाह उसी के जरिए मीर अरहम का पता लगवाना चाहता था, वो भी जल्द, जितना जल्द हो सके। पिछले 10 बरस से मेरा मीर अरहम दुबई में रह रहा है, लेकिन उसने कभी किसी को अपना दुरुस्त पता नहीं दिया था। कोई चाह कर भी उस तक न पहुंच पाता, मगर अब कबीर शाह के लिए उस तक पहुंचना नागुरेज हो गया था। प्लीज सुनो। घूंघट हटाकर रहीमा ने मेहरमा का हाथ मजबूती से थाम लिया। मेहरमा ने चौंक कर महसूस किया और उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। क्या हुआ? मेहरमा ने परेशानी से पूछा था। प्लीज मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। वो जबकि रहीमा की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। और किस चीज का डर? मेहरमा ने पास बैठते हुए फिक्रमंदी से उसकी जानिब से पूछा था। वो मुझे गुस्सा करेंगे, मुझे मारेंगे। रहीमा के लब कँपाए थे। मेहरमा ने आह भरते हुए अपने दिल के जख्मों को दबाया था और फिर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी और कहा, मेरे भाई की बात कर रही हो? वो बहुत अच्छे हैं, वो किसी को नाहक कुछ नहीं कहते। तुम फिक्र मत करो, बेफिक्र हो। अपने मगर दिल के अंदर एक कर्ब सा उठा जिसे वो छुपा ना पाई थी। मेरे भाई ने तुम्हें रुखसत नहीं करवाया, वो दुबई चले गए और उसका बदला लेंगे वो मुझसे। वो अपने दिल की बात कह चुकी थी। रहीमा ने सहमी हुई आवाज में दोबारा उसका हाथ थामा था। मेहरमा ने लब पीच कर हाथ झटक दिया। मैंने कहा ना, मेरे भाई कम सिर्फ नहीं है तो नहीं है, तुम्हारे भाई की तरह नहीं। वो अपनी जुबान पर बस से पिछड़े हटने वालों में से नहीं है। तुम उन्हें जानती नहीं हो, इसलिए डरी जा रही हो, लेकिन जब जान लोगी तो ये सब कुछ समझ जाओगी कि वो कैसे हैं। हर कोई तुम्हारे भाई जैसा नहीं होता। मेहरमा ने मुंह मोड़कर तंजील लहजे में कहा था और उसके तानों पर रहीमा का सर झुक गया था। वो रोती रही। मेहरमा सर झटकती हुई कमरे से निकल गई थी और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती थी। उसने ऐसा नहीं सोचा था। उसके कानों में ताने गूंज रहे थे, घुटनों में सर दिए वो रोती चली गई थी। कब कहा था मैंने कि मेरी शादी करवाओ? ये सब बड़ों के फैसले थे और उन बड़ों के फैसलों में हम लड़के बस भेड़ बकरियों की तरह हैं। बड़ों के फैसलों के मुताबिक हाँ की जाती हैं और यहाँ हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, बस वही मानना पड़ता है जो तय हो जाए। और फिर जब ठोकर लगती है तो संभालने वाला कोई नहीं होता। मीर हम और रहीमा बहन भाई थे और उनकी माँ का साथ उस वक़्त छोटा, जब अरहम सिर्फ 9 साल का था और रहीमा उसी साल इस दुनिया में आई थी। माँ बच्चे को जन्म देकर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। बाप बीवी के गम में टूटकर रह गया था और 1 साल के बाद वह भी दुनिया से रुखसत हो गया और उनकी परवरिश दादा मीर शहाबुद्दीन शहाब शाह के साथ हाथों में हुई थी। दूसरी तरफ कबीर शाह, जो फातिया बेगम के अकलौते और लाडे बेटे थे, अरहम से 1 बरस बड़े थे। मेहरमा की पैदाइश बहुत मनतो मुरादों के बाद कबीर हाउस में हुई थी और वो सब आंखों का तारा थी। सभी बड़ों का प्यार, रजामंदी और मीर साहब के हुक्म पर मीर अरहम का निकाह मीर मेहरमा से तय कर दिया था। तब मेहरमा सिर्फ 3 बरस की थी और उसी वक्त कबीर शाह का निकाह रहीमा से हो गया था, जो 5 बरस की थी। सभी लोग खुश थे, मगर खुशियों को नजर लगी थी और एक कार हादसे में फातिया और उसके शौहर मीर हैदर दुनिया से चले गए थे और उस दिन कबीर शाह ने कमर कस दी थी। वो बड़ा हो गया था और उस घर का बेटा था, बन के दिखाया था। लेकिन दूसरी तरफ मीर अरहम मुल्क छोड़कर दुबई चला गया था और वही मुश्किल सुकूनत इख्तियार कर ली थी। रहीमा तक की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ फोन तक ही करता था। पाकिस्तान आने से कतराता रहा, क्योंकि उसके लिए बचपन का निकाह गले में ऐसा कांटा था जिसे वो ना निगल सकता था ना उगल सकता था। दुबई की सरजमीन पर कदम रखते ही बहन का ख्याल शिद्दत से आया। जी चाहा कि उसे फ़ोन करे और पूछे, नैन तुम्हारी रुखसती भी रुक गई ना? मगर वो ना कर सका, ये सोच कर कि वो जो सोच रहा है वो हकीकत बनी होगी। लेकिन अक्सर ज़िंदगी में वो होता है जो हम सोच भी नहीं पाते। जी ठीक है, मैंने आपके दिए गए मतन को बगैर कट किए एक ही तसलसल और पुल तफसील के साथ रीकट कर दिया है, ताकि रवानी भी आ जाए और जज्बाती असर भी बढ़ जाए। मीर कबीर शाह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उन सब की नज़र सबसे पहले ही उस बिस्तर पर जा ठहरी थी जहाँ हौजला अरूसी की शान में एक नाजुक कम सिन सी वजूद अपनी मासूमियत के साथ मौजूद थी। कदम जैसे ही वो ज़मीन में प्रविष्ट हो गए थे, वो शायद उसके शिद्दत से इंतज़ार करते करते थक गई थी और बैठ कर उनके साथ टेक लगाए वो आधे घूंघट में आता चेहरा छुपाए बेखबर नींद की वादियों में जा चुकी थी। घूंघट की झलकने वाले हिस्से में उसका कटता लब नुमाया हो रहे थे और ये मंजर देखते ही कबीर शाह लम्हे भर के लिए सब कुछ भूल गया था, जैसे होशो हवास से मुअत्तल हो गए हों। वो बेख्तियारी उसकी तरफ बढ़ने लगा था, मगर फिर वहीं रुक कर उसका मुकम्मल जायजा लेने लगा था। वो नाजुक कली उसके सेज पर सजी संवरी बैठी थी, लाल रंग के अरूसी जोड़े में यूं धमक रही थी
जैसे रोशनी से भरी कोई कीमती कंदील क्यों ना हो। नींद में डूबी वो जब गहरी नींद लेती तो उसके वजूद के हदोहाल और भी वाजिया हो जाते और कबीर शाह के दिल की तारों को छेड़ते एक अनजाना सा इंतशार उसकी धड़कनों में बर्पा होने लगा था। उसने तेजी से अपनी नजरें हटाई और गहरा सांस लिया और अपने घने बालों में उंगलियां फेरते हुए मजबूत कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था और कुछ देर के बाद वापस आया तो मंजर वैसा ही वैसा था। रहीमा इसी हालत में थी। वो शीशे के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था, संभालने संवारने लगा, मगर बार बार उसकी नजरें पलटकर उसी के चेहरे वजूद को अपने हिसार में ले लेती। रहीमा रहीमा बचपन से उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत और उसका इश्क थी। वो दिल के सबसे करीब थी और उसकी आज भी वही एहसास उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो चाह कर भी उसे दूरी इख्तियार नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी कम उम्री कबीर के दिल पर बोझ डाल रही थी। रुखसती से पहले ही वो फैसला कर चुका था कि जब तक रहीमा 18 बरस की नहीं हो जाती वो उसको कोई अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं करेगा। मगर अब दिल की सरकशी उसे काबू में से बाहर कर रही थी। रहीमा भी अभी 17 बरस और चंद माह की थी, लेकिन उसके सिरापे पर निगाह डालते ही कबीर को कहीं से भी वो कमसिन महसूस नहीं हो रही थी और उसके दिल में हक मलकियत का एहसास शिद्दत से उभरा था और कदम फिर बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। वो आहिस्तगी से उसके करीब बैठ गया और उसको आधे चेहरे को नहारता रहा और छू नहीं रहा था, लेकिन उसके वजूद से उठती पाकीज़गी की खुशबू जैसे उसे गे रही थी। वो सिर्फ उसी का था और हुस्न भी उसी का था, लेकिन सवाल ये था कि क्या रहीमा जानती थी कि आज उसकी सुहाग रात है, और अगर वो जानती थी तो क्या उसके मानी समझती थी। ये सोचकर कबीर के अंदर फिर से तूफान उठने लगा था, बर्पा होने लगा। हालाबीर ने तो साफ अल्फाज में कह दिया था कि रहीमा को कभी वो मुकाम नहीं देगी जो एक बहू का होता है। मेहरमा के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद तो वो उसे कबूल नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मेहरमा उनकी लाडली थी और अपनी बहन और बहनोई के इंतकाल के बाद वो कभी भी, मगर उनके दिल में सबसे ज़्यादा जगह मेहरमा की थी। वो गुस्से में यहाँ तक कह चुकी थी कि रहीमा से बदला दिया जाए, उसे अजियत दी जाए ताकि मीर और हमशा अपनी बहन की हाथ झुकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन कबीर शाह के दिल में ऐसा कोई ख्याल न था। वो जानता था एक मर्द की पहचान ये नहीं होती कि वो औरतों से बदला ले, बल्कि मर्दों से मर्द बनकर लड़े, और रहीमा को तकलीफ नहीं दे सकता था क्योंकि वो उसकी बीवी थी और उसकी मोहब्बत थी और उसकी बचपन की चाहत थी। रहीमा के वजूद में हल्की सी जुम्बश हुई तो कबीर चौंक गया था। उसने रुख मोड़कर अपनी बीवी को देखा था, जो अब करवट लेकर उसी की तरफ मुंह किए हुए सो रही थी। कबीर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी और रहीमा उसके लिए एक ठंडी हवा के झोंके की तरह थी, जो उसे देखते ही उसके सारे गुस्से को उड़ा चुकी थी, सारे दुख बुला देती थी। वहीं उसके करीब लेट कर उसे देखते देखते जाने कब वो नींद की आगोश में खो गया, उसे पता ही न चला। सुबह सादिक के वक्त रहीमा की आंख खुली तो उसने खुद को कबीर की बाहों के हिसार में पाया था और उसका दिल जोर जोर से धड़का, जैसे पसीने तोड़कर बाहर निकल आएगा। पलकें उठाकर उसने कबीर का चेहरा देखा तो दिल के तारों पर एक और झटका लगा। वो हूबरू मर्द उसी की जान ले रहा था और उसके लबों से मदम सी सरगोशी निकली थी, कबीर शाह। उसकी आवाज़ पर कबीर की आंखें आहिस्तगी से खुली और उसने देखा तो इंच भर के फासले पर रहीमा का चेहरा था। दोनों लम्हे भर के इनको एक दूसरे में खो गए थे और इर्द गिर्द की दुनिया में भूल बैठे थे। रहीमा ने घबरा कर हल्की सी जुम्बश की थी और पीछे हटने की कोशिश की थी तो अपनी कमर पर कबीर की मजबूत गिरफ्त महसूस करके सहम सी गई थी। कबीर ने फौरन अपना बाजू हटाया और बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ था, चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने हवास मुश्तमा किए थे और खामोशी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया था बगैर कुछ कहे। और उसके जाते ही रहीमा ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया था। जिंदगी में पहली बार वो किसी मर्द की आगोश में सोई थी और वो मर्द उसका शौहर था, उसका महरम, उसका मजाजी खुदा। रहीमा ने आंखें बंद करके इस लम्हे को याद किया था और दिन ही दिन में खुशी से भर गई थी। वो बहुत खूबसूरत है और वो कितने नरम दिल भी। उन्होंने मुझसे कहा भी नहीं, बस मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे अपने कंधे पर सुला लिया। ये सोचकर वो खुशगवार हैरत में सरशार हो गई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। आज उसने कबीर का नरम रुख देखा था, लेकिन जिस दिन वो दूसरा रुख सामने आया तो वो अपनी किस्मत पर रश्क नहीं कर सकेगी। इधर मीर अरहम शाह की आंख खुली तो घड़ी के अलार्म से खुली थी। हमेशा की तरह गहरी नींद के बाद वो उठा था और राज के बाद आज की रात जागते जागते कटी थी, लेकिन बहन का ख्याल बार बार दिल को सता रहा था और वो लड़की जो अभी उसके निगाह में थी उसके दिलो दिमाग पर बोझ बनी रही थी। अरहम
मेहरमा एक सैयदजादी थी और शाह खानदान में। तलाक न पहले कभी हुई है ना आगे कभी होगी, इस बात की इजाज़त मैं कभी नहीं दूंगा। और मेरी मेरी रहीमा का नसीब भी जुड़ा हुआ है। बेहतर होगा कि रुखसती की बात करो रहीमा। वो इस तरह की जानिब कैफियत में बिस्तर छोड़ता उठा था। विंडो के पास खड़े होते अपनी बहन के आंसू तड़पाने लगे थे, लेकिन वो भी क्या करता। अपने मन को मार के वो कैसे एक अनजान, एक अनदेखी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता। हाँ, उसे देख चुका था, पर 10 साल पहले, जब वो 5 साल की थी। शायद वो उनकी दूसरी और आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि पहली मुलाकात तो बचपन में हो गई थी जब निकाह हुआ था, और फिर तब वो सिर्फ 3 साल की थी। अरहम ने सर झटका। 3 साल? क्या हमारे बड़ों के दिमाग घास चढ़ने निकल गए हैं जो छोटे छोटे बच्चों का निकाह कर देते हैं, जबकि 3 साल का बच्चा, वो निकाह के नाम पर भी नाबलद होते हैं। अरहम के दिल में बदगुमानी पैदा होने लगी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ बहन की वजह से चुप था। जो जुल्म दादा जान मेरे साथ किया है, वही मेरी बहन के साथ भी वो कर रहे हैं। वो विंडो से हटता हुआ बिस्तर पे आ बैठा था, लेकिन उसने दिन में सोच उड़ी थी। उम्मीद करता हूँ कि कबीर भी वैसे ही मेरी बहन को छोड़ दिया होगा, जैसे मैंने उसकी बहन को छोड़ा है। फिर तलखी से उसने सोचा था, ये क्या उम्र है शादी करने की। उसने उसकी जानिब देखकर बोला था, रबिश, छोटी सी बच्ची मुझे ब्याह के दे रहे हैं, जिसे शादी की अलग बे भी नहीं पता। क्या ये जवान जहान मर्द के साथ जुल्म नहीं। वो बिस्तर से उठा और आईने के सामने खड़ा हुआ था, और भारी भरकम मसल्स देखते हुए इसकी आंखें छोटी हो गई थी। अब मुझ जैसे 26 साल के मर्द के साथ 15 साल की छोटी सी बच्ची सजती है। क्या वो अपने सर्कल में मूव कैसे करूँगा। सब ने कहना था दूध पीती बच्ची उठा के ले आया हूँ। सर झटकता हुआ, दिमाग में उलझे ताने बाने बुनता हुआ शावर लेने चला गया था, जबकि वो ये नहीं जानता था कि उस 15 साल की बच्ची को अगर एक बार देख लेता तो उसे छोड़ने का तसव्वुर भी ना करता। इधर मीर कबीर शाह अपने कमरे में था। उसने रहीमा को करीब खड़े उंगलियां मरोड़ते हुए देखा था, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर हिम्मत ना हो रही थी। और कुछ कहना है? कबीर ने धीरे लहजे में पूछा। रहीमा ने चौंक के सर उठाया। जी, वो मुझे पूछना था कि आपसे कुछ। वो मुश्किल हिम्मत करती हुई धीमी आवाज़ में बोली, हम बोलो। कबीर उसकी जाने पलटा तो वो सहमे से 2 कदम पीछे हट गई थी। तुम डर क्यों रही हो, क्या हुआ। कबीर को उसका यूं डर के पीछे हटना दिल में चुभ गया था। आपकी आंखें, मुझे डर लगता है, रहीमा ने धीरे से कहा था, और पलकें झुका ली थी। कबीर ने सर झटक दिया। वैसे मुझे लगा था कि जैसे भाई भागा है, तुम भी भाग जाओगी उस रुखसती से, पर तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। कबीर की बात पर रहीमा की आंखें नम हो गई थी। मैं क्यों भागने लगी। वो डरते डरते उसकी जानिब देखते हुए बोली थी, रोंदे लहजे में बोली, फिर तुम्हारा भाई क्यों भागा है। कबीर ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। रहीमा फौरन 4 कदम पीछे हटी थी। मुझे नहीं पता। वो बच्चों की तरह से सहमे हुए अंदाज में बोली थी, अच्छी बात है, नहीं पता होता तो इस वक्त सख्त सजा की हकदार ठहरती। खैर, मैं पता लगवा लूँगा वो क्यों भागा और कहाँ भागा। मीर कबीर शाह से तो वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। कबीर शाह के लहजे में गुस्सा बनने लगा था। रहीमा ने जल्दी से कहा, आप मेरे भाई को क्या कहेंगे। ये पूछते ही उसने गोया अब खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। कबीर उसके इतना नजदीक आया कि उसके रहीमा दीवार से जा लगी, और गहरे सांस भरती हुई कबीर की काली आंखों में देखती हुई अपने दिल की धड़कन को काबू में न रख सकी। कबीर को इतनी हिम्मत, इतनी नज़दीकी कि वो 1 इंच के फासले पर खड़ा जगटिक उसे देखे जा रहा था। जान से मार दूंगा उसे। कबीर के सपाट लहजे पर रहीमा की दिल की धड़कन रुक सी गई थी। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है, यह शायद सुनने में मसला हुआ। उस सामने खड़ा शख्स क्या अपनी बहन को बेवा करेगा, ये सोच आते ही उसके दिमाग ने नफी की थी। लेकिन अगले ही लम्हे कबीर की आवाज़ गूंजी थी, मुझे जिन हालात का सामना कल करना पड़ा है रहीमा, इसके बाद मेरी बहन बेवा हो जाए या ज़्यादा बेहतर है। वो रहीमा के दिल का खौफ बढ़ गया था, और उसके सवाल का जवाब बेरहमी से दे गया था। फिर पीछे हटता हुआ उसे अपने बाल संवारने लगा और परफ्यूम छिड़कने लगा। रहीमा ने लड़ती आवाज़ में कहा था, मेरे भाई को ना मारे, आप मुझे मार दें। वो लेते हैं ना बदला, जब मर्द कुछ करता है तो उस घर की औरत से बदला लेते हैं, तो आ मुझे बकवास बंद करो अपनी। कबीर की आवाज़ धाड़ की तरह से उठी थी। रहीमा फौरन रुकी। तुम मुझे बेगैरत समझती हो जो मैं मर्दों का बदला औरतों से लूँगा। कबीर के गुस्सीली आवाज़ पर रहीमा की आंखों में आंसू आ गए थे।
ایسا ایسا سب نے کہا مجھے، آپ مجھ سے بدلہ لیں گے۔ اس نے وہ سب کہہ دیا جو کل سے ارد گرد سے سن رہی تھی۔ کبیر نے بمشکل خود کو قابو کیا تھا اور ایک نظر دیکھا تھا جو دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر آؤ میرے ساتھ، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ رحیمہ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اور اس کے پیچھے چل دی۔ سیڑھیاں اترتے وہ دونوں نیچے آئے اور سامنے محرمہ اور حالبی ناشتے کی میز پر بھی دکھائی دی تھی۔ محرمہ کی آنکھیں اس کے رونے کی گواہی دے رہی تھی لیکن چہرے پر مسکان تھی۔ السلام علیکم بھائی۔